चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल वीडियो नंबर 5 है। फिफ्थ प्रिंसिपल पे आ गए हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। राइट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इससे पहले वाले 4 प्रिंसिपल्स हम शेयर कर चुके हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या मतलब, फ्यूल क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है फ्यूल ने कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, that is the effort of all member and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of goal। कहने का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक ही प्लान के अकॉर्डिंग सारी की सारी यूनिट काम करनी चाहिए। एक ही प्लान के अकॉर्डिंग अगर यूनिट काम करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होगा और सेम डायरेक्शन में जाने से उनका जो कॉमन गोल है उस यूनिट का वो अचीव भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब कि सभी के लिए सेम डायरेक्शन में काम किया जाए, सभी एक साथ मिलकर के सेम डायरेक्शन में काम करें और उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें तो बहुत अच्छा काम होगा और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का इजीली अचीव हो पाएगा। क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए? 1 यूनिट 1 प्लान। ठीक है, हर एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आती हूँ इसके ऊपर। कि मान लेते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बना रहा है, वो मेडिसिन भी बना रहा है, वो कन्फेक्शनरी आइटम भी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो बना रहे हैं। ठीक है, तो हर एक यूनिट जो है, मान लो कॉस्मेटिक की यूनिट है, उसके लिए एक अलग से प्लान बना दिया गया, मेडिसिन के लिए अलग से प्लान बना दिया गया, कन्फेक्शनरी के लिए अलग से प्लान बना दिया, और उसी प्लान को फॉलो करते हुए अलग अलग यूनिट के लोग अपना अपना प्रोडक्शन करते हैं और काम करते हैं। तो उसी यूनिट को फॉलो करते हुए, उसी रूल को फॉलो करते हुए, प्लान को फॉलो करते अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो उनको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट है, वो ज़रूर पूरा हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाती हैं तो उनको हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग से प्लान बनाना ज़रूरी होता है और उस प्लान को हर एक को फॉलो करना होता है। जितने भी एम्प्लॉय, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, सभी उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं और सब उस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है उसको अचीव करने में आसानी होती है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से अपना वर्क करती है। इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं? 1 यूनिट 1 प्लान, हर एक यूनिट की एक एक प्लान होना चाहिए। मतलब कितने भी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, हर एक को यूनिट में डिवाइड कर दे और हर एक यूनिट का एक प्लान बना दें। ठीक है, जिसको सब फॉलो करेंगे। क्लियर? इसके अलावा एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन गोल। जो एक यूनिट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे और गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। यूनिफिकेशंस ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, मतलब हर एक जो है इंडिविजुअल पर्सन जो है अपने जो एफर्ट्स कर रहा है सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर कर रहा है। मतलब मान लो कि कॉस्मेटिक की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक यूनिट के लिए जो प्लान बनाया हुआ तो उस यूनिट के अंदर जितने भी वर्कर लगे हुए हैं काम करने के लिए तो उसी प्लान को फॉलो करते हुए मेन जो गोल है उसका अचीव ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं। तो सेम डायरेक्शन में इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति उसी डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर देता है। बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट जो होता है तुम्हारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कोऑर्डिनेशन बेस होता है। सब जब एक ही काम के बारे में सोचेंगे, एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे, एक ही चीज़ के लिए लगकर एक साथ काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे बहुत अच्छे उनके काम निकल के आते हैं। तो फेल सर ने क्या बोला है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाती हैं तो उनको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब हर एक यूनिट के लिए अलग से प्लान बनाना चाहिए और उस अलग से जो प्लान होता है उसको फॉलो करना चाहिए। हर एक सबॉर्डिनेट और उस यूनिट से रिगार्डिंग जितने भी सबॉर्डिनेट और जितने वर्कर हैं सभी उसी प्लान को फॉलो करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और उनके खुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं इसके? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इससे क्या होता है कि उस यूनिट का जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इजीली अचीव हो पाता है। ठीक है, वो इजीली उसको अचीव कर पाते हैं और बहुत अच्छे से काम हो पाता है उस पर। इसके अलावा एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शंस, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब सेम डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ एफर्ट्स कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। वायलेशन कौन सी हो सकती है? अगर इस रूल को ना माने,
इस प्रिंसिपल को अगर ना माने कोई ऑर्गेनाइजेशन तो क्या क्या हो सकता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग यूनिट का कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ है, तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के उस मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता है कि किस तरीके से काम किया जाए और क्या किया जाए। ठीक है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, रिसोर्सेज जो होते हैं उनका बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिसोर्सेज का अलग अलग वे में उसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, वेस्टेज भी बहुत हो जाती है उनकी रिसोर्सेज की। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मुश्किल होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल था जो कि फेयोल सर ने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका इसमें बन के आता है। इससे पहले आप एक और चीज़ पढ़ चुके थे, यूनिटी ऑफ कमांड, और ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है कि क्या होता है डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसमें कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या इसके बीच में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मीन्स वन सबऑर्डिनेट को कौन उसका सुपीरियर है, एक ही सुपीरियर कोई होना चाहिए, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट का कौन बॉस है ये उसको पता होना चाहिए कि कौन उसको डायरेक्शन देगा या कौन उसको ऑर्डर देगा काम करने के लिए, कौन उसको बोलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड कि मीन्स एक बॉस का एक सबऑर्डिनेट या फिर एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना फिक्स ज़रूरी है, बहुत सारे होने नहीं चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, ये डायरेक्शन क्या कहता है कि हर यूनिट का जो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूनिट में डिवाइड करके और हर यूनिट का एक सिंगल प्लान बना दे जिनको सभी फॉलो करें। तो ठीक है, और सेकंड डिफरेंशिएट क्या हो सकता है, मेन पर्पस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, जिससे कि अवॉइड द कन्फ्यूज़न, मतलब एक वर्कर है उसको अगर 3 लोग ऑर्डर देने वाले हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा किसकी बात को माने और किसकी लिए काम करे। एम्प्लॉयज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर पाता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वन डिपार्टमेंट एंड अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मतलब कि जितने भी वर्कर हैं सेम डायरेक्शन में काम करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव को अचीव कर सकें। दिस इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विद क्लैरिटी इन माइंड। ठीक है, ये प्रिंसिपल किस लिए है, जिससे कि एम्प्लॉय जो है अपनी दिमाग के साथ, अच्छे दिमाग के साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। और ये क्या है, द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एज पर यूनिट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छे से हो सके। तो दैट इज़ कॉल्ड, हमने पढ़े यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ लेट मी डिस्कस सेकेंड 6 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 6 प्रिंसिपल क्या है, सबऑर्डिनेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कहने का कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनका, और जितने भी सबका मेन एक 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सेंट्रल जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फेयोल सर का, कि उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी सबऑर्डिनेशंस, जितने भी लोग हैं, जितने भी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट हैं, उन सब का एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए वर्क के लिए। जनरल इंटरेस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट supersede the interest of the individual or employees in the organization. All employees are working with same objective and there is always an objective of organization. If objective of individual are the same direction of the organization, then there is no problem, but objective of problem of group in the different direction, then manager must try to reconcile individual interest and organization goal, and it is not possible, then individual goal must be sacrificed फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कहने का कि जितने भी सबऑर्डिनेट और जितने भी सुपीरियर होते हैं, सबका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसी के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करना चाहिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो वो लोग अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा काम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज जब मैनेजर करता है किसी भी कंपनी में, तो वो क्या करेगा कि बहुत सारी
ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलता है उसको पहले प्राइसेस को क्रॉस चेक करेगा, किससे सस्ता मिल रहा है, किससे अच्छा काम मिल रहा है, और क्वालिटी और प्राइसेस के बेसिस पे जो उसको बेस्ट लगता है उससे अगर मैनेजर रॉ मटेरियल खरीदेगा तो बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव के लिए वो सोच रहा है। लेकिन अगर मैनेजर जो है ये रॉ मटेरियल इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रख करके अपने किसी ऑन रिलेटिव से, अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने किसी रिलेटिव से वो रॉ मटेरियल खरीद ले, ज़्यादा पैसों पे खरीद ले, बहुत अच्छी क्वालिटी का था भी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ख़राब होता है और कहीं ना कहीं उस मैनेजर के लिए भी ख़राब होता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है इसके, देखिए, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाती है। While taking decision, manager must be priority to benefit the organization, not to personal benefit. किसी भी मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेते हुए लेनी हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अपने पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा नहीं देखना है, उसने किसके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ध्यान में रखना है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट टू सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बोला है कि उसको अपना पर्सनल गोल भी अचीव करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि अपने आप पर्सनल अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ गलत करे और उसके गोल को, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैनेजर शुड टेक द अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग द bribes of the giving benefit to their relative, but decision must be benefited for। कह रहे हैं कि मैनेजर जो है अपने कई बार अनफेयर डिसीजन ले सकता है, अपने रिलेटिव्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत कर देता है, बट अगर वो उसके लिए ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो रॉ मटेरियल का जैसे एग्जांपल लिया था कि अगर रॉ मटेरियल अच्छा है कम प्राइसेस पे तो अपने रिलेटिव से वो ख़रीद सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल ज़्यादा कीमत पे और बहुत अच्छी कॉस्ट, उसकी क्वालिटी भी नहीं है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गलत कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक का, चाहे वो सबॉर्डिनेट है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो सुपीरियर है। एम्प्लॉयज़ मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव्स और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ़ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। एक और चीज़ हो सकती है क्या, कि जितने भी इसके वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी लेवल पे है, तो वो अपनी फैमिली की जितने भी फंक्शंस हैं या कुछ भी अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज़रूरत है तो उन्हें वो सब छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो इन सब के लिए भी अच्छा होगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं इस के आपके प्रिंसिपल के, फर्स्ट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीवमेंट आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकती है इस ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, हर एक के साथ में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है और काम अच्छे हो सकता है। ठीक है, वायलेशन जो होती है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही तो क्या होगा, तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो अचीव नहीं हो पाएगा आसानी से। इवन एम्प्लॉयज़ विल आल्सो सफ़र ए लॉन्ग रन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी लॉन्ग रन तक सफ़र करना पड़ेगा। तो ये था आपका 6। एक और हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, रेम्यूनरेशन 6 इसका आपका 7 रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, कमीशंस जो भी दिया जाता है वर्कर को काम करने के बदले में। तो ये एक और प्रिंसिपल है किसका, फ्यूल सर का। क्या कहते हैं वो रेम्यूनरेशन के बारे में, उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली, और अच्छा उनको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा उनको इंसेंटिव या फिर फेयर रेम्यूनरेशन की बात की जाए जिससे कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हों, ऐसा रेम्यूनरेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज which would give at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company. The fair wages as determined according to their financial capacity of the concern and by keeping the mind in the wages of the government। कहने का मतलब क्या है कि
फेयोल सर कहते हैं कि जितने भी वर्कर्स जो हैं उनके साथ में उनकी सैलरी जो है बिल्कुल फेयर वे में देनी चाहिए, मतलब जिससे कि वर्कर भी सेटिस्फाई हो जाए, अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए, जितनी भी उसको सैलरी मिल रही है इतनी फेयर एटलीस्ट उसके लिए होना चाहिए, और वो एक अच्छा खासा लिविंग स्टैंडर्ड भी अपने आप का मेंटेन कर पाए। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम से कम इतनी रेम्यूनरेशन तो अपने एम्प्लॉयज़ को दी जाए। ठीक है, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि फेयर वेजेस होती क्या है, तो ये फाइनेंशियल वेजेस ऑफ कंसर्न, मतलब उससे रिगार्डिंग जितनी भी आपकी और ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना पे कर रही है उससे रिगार्डिंग, और गवर्नमेंट ने कितना आपका मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू बोला है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वेजेस और रेम्यूनरेशन को ध्यान में देना चाहिए। और वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, ठीक है, जो आसपास आपकी सेम टाइप के बिजनेस कर रहे हैं उनको भी देखते हुए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं उसी हिसाब से देनी चाहिए। कीवर्ड्स क्या हैं इसके? पे, फेयर एंड एडिकेट वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, जितनी फेयर बनती है उतनी सैलरी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। पे फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम इतनी वेजेस ज़रूर देनी चाहिए जिससे कि अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अच्छा कर सकें। और विद इंक्रीज इन द प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज एम्प्लॉयज सैलरी एंड वेजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। शेयरिंग, जितना भी प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करना चाहिए जितना भी गेन हो रहा है। ठीक है, मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी शेयर करते हैं मतलब उनके अपने वर्कर के साथ में। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ योर फर्म, जितनी भी कैपेसिटी आपकी फर्म की है उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम इतना अच्छा पे करना चाहिए कि आपके वर्कर्स सेटिस्फाइड हैं। एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर द रेम्यूनरेशन। बोला है कि कोई भी एम्प्लॉय जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खुशी से इसीलिए काम नहीं करते कि उन्हें खुशी मिलती है काम करने से, उन्हें पैसा भी चाहिए होता है, रेम्यूनरेशन भी चाहिए होता है। दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसके? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें कि बिफोर बाइंग if in particular year the organization has earned more profit then a part of giving extra profit to shareholder and owner, some part of profit must be to given the employees also in the form of bonus. This will be encourage the motivate to put more efforts and increase the, कहने का मतलब कि इस प्रिंसिपल को इससे बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि अगर मान ले किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स में और ओनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर उसमें से कुछ प्रॉफिट थोड़ा सा अगर वर्कर के लिए भी उनको बोनस के तौर पे दे दिया जाए तो इससे वो मोटिवेट भी होते हैं, इंकरेज होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके कि एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं अगर उनको अच्छी सैलरी रेम्यूनरेशन मिलता है। डिवोशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स, जितना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका डिवोशन होता है और ज़्यादा इम्प्रूव होता है और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन्स एम्प्लॉयज़ बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, टर्नओवर होते रहते हैं और डिससेटिस्फाई एंड डीमोटिवेट एम्प्लॉयज़ जो है कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाती है और मेन गोल से भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन दूर हो जाती है। ओके, तो ये 3 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए इसमें और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।